अच्छा बच्चों, हम लोग ने बच्चों लास्ट क्लास में जो A2 की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों, वो ये था कि हम लोगों ने ट्रेंड्स इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ा था और ग्रुप 2 मेटल नाइट्रेट्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है भाई। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। और हम लोग जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे बच्चों, वो केमिकल एनर्जेटिक्स था। और एनर्जेटिक्स के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 2 भी पढ़ाया जाता है साथ, और एंट्रोपी भी पढ़ाई जाती है साथ। ठीक है भाई। ग्रुप 2 और एंट्रोपी साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रेंड हम लोगों ने पढ़ ली था बच्चों। आज हमारे पास बच्चों जो टॉपिक आ रहा है ना, उसकी हेडिंग डालें आप लोग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, तो याद रखें कि आप लोगों को एकेडमी से पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। सर सलमान से वहाँ पर आप ले लें या एडमिन से ले लें। तो उसके अंदर हमारी जो जितने भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं बच्चों। और मेक श्योर कि आप लोग नेक्स्ट सैटरडे से पहले बच्चों सारी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट कर ले। 5-6 रिकॉर्डिंग्स होंगी, मतलब हैं तो ऑब्वियसली 1 आवर की, कोई 50 मिनट्स की होगी, कोई 1 आवर की होगी। तो वो आप लोग सारे देख लें भाई। तो इससे आप लोगों का क्या होगा कि भाई प्रीवियस सारा रिवीजन हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह हम लोग तो साथ साथ कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो मतलब ये है कि जिसने प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखता रहेगा ना, तो उसके लिए आने वाली चीज़ें आसान होती रहेंगी। प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे बच्चों, सारी चीज़ें मुश्किल होती रहेंगी, ये बात याद रखें। ठीक है भाई, चलो भाई। हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज दी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और released when 1 mole of ionic compound dissolves in sufficient water to form dilute solution। अच्छा भाई, सबसे पहले बच्चों हम लोग इसकी डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में बोला है कि दी एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है हमारी। एनर्जी एब्जॉर्ब हमारी होती है बॉन्ड ब्रेकिंग में। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? एंडो बॉन्ड ब्रेकिंग में हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जब हमारे पास बच्चों बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही होती है, तो वहां पर वो चीज क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो देखो, इसमें दोनों चीजें लिखी हुई है, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? इट कैन बी एक्सोथर्मिक एंड इट कैन बी एंडोथर्मिक, बिकॉज in delta H naught of solution the energy is absorbed or released। ठीक है भाई। और कब रिलीज होगी? when 1 mole of ionic compound, 1 mole of ionic compound होना चाहिए dissolved in sufficient water। बच्चों sufficient water का मतलब क्या है पता है? in the excess water to form the dilute solution। अच्छा भाई, हमारे पास यहाँ पर excess water क्यों होना चाहिए? ताकि हमारा जो भी आयोनिक कंपाउंड है, जो भी हमारा सॉल्ट है, वो क्या कर जाए? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए हमारा। अब देखो ना, अगर तुम लोग एक्सेस वाटर नहीं लोगे,
तो क्या तुम्हारा सॉल्ट कंप्लीटली डिजोल्व होगा? नहीं होगा भाई, वो नीचे सॉलिड फॉर्म में बैठ जाएगा तुम्हारे गिलास के या जो भी कंटेनर होता है उसकी उसमें। ठीक है भाई। तो इसकी सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस करी हैं, लैटिस एनर्जी, फॉर्मेशन और कंबशन, और ये सारी चीजें हम लोग ने कर चुके हैं। तो वो जब आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे ना, तो उसके अंदर वो सारी डेफिनेशंस हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ जो अभी हम लोग डेफिनेशंस कर रहे हैं, ये भी बच्चों आपको हर हाल में याद रखनी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब जैसे कि बच्चों हमारे पास लैटिस एनर्जी हुआ करती थी। लैटिस एनर्जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि लैटिस एनर्जी में होता क्या था कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द 1 मोल ऑफ इट्स गैसियस एटम। जैसे कि देखो कि मेरे पास आयोनिक कंपाउंड कौन सा है बच्चों? NaCl, सॉलिड। इसको अगर मुझे बनाना है, लैटिस एंथैल्पी ये होती है। देखो ना, इसके आयोनिक कंपाउंड के जो मेरे पास गैसियस आयन थे, उनकी मदद से देखो मैंने आयोनिक कंपाउंड बना लिया, तो ये मेरे पास क्या होगी? लैटिस एनर्जी कहलाती है। उसमें हम लोग लैटिस एनर्जी के अंदर गैसियस स्टेट से या गैसियस आयन से हम लोग आयोनिक कंपाउंड में जाते थे। वो हमारी आयोनिक लैटिस एनर्जी हुआ करती थी। ठीक है भाई, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी हुआ करती थी। लेकिन अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग को क्या हो रहा है कि हम लोग को आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि बच्चों मेरे पास यहाँ पर सपोज कर लो आयोनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट भी है ये। इसको मुझे डिसॉल्व करवाना है वाटर में। और याद रखो कि जब भी तुम्हारे पास आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? तुम्हारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। तो मैग्नीशियम 2 प्लस, एक्वस प्लस, क्लोरीन -एक्वस। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, कि मैंने आयोनिक कंपाउंड को किस में डिसॉल्व करवा दिया? एक्सेस ऑफ वाटर बच्चों। सफिशिएंट का मतलब है एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर मैंने डिसॉल्व करवा दिया, तो मेरे पास वो किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पर दो चीजें थी, एक मैग्नीशियम था एक क्लोरीन था। तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और क्लोरीन हमारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर दो क्लोरीन थे तो मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा दिया क्लोरीन से पहले। ठीक है, ये एक हमारी बात हो गई। अब एक्वस तो तुम्हें पता है ना कि भाई क्या चीज है एक्वस। तो तुम लोग पहले ओ लेवल IGCS में भी पढ़ के आ चुके होगे कि एक्वस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करवा देना, पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड की डेल्टा H0 ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है -55 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, ये हमारे पास कितनी है बच्चों? -55 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, दूसरी है मेरे पास एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl, सोडियम क्लोराइड की बच्चों। ये भी मेरे पास सॉलिड होता है, और इसको मैंने डिसॉल्व करवाया किसमें? एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करवाया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपनी आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसकी अगर मैं बोलूं कि डेल्टा H0 ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू है मेरे पास वो है +39 किलो जूल पर मोल। तो देखो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड की थी वो पॉजिटिव वैल्यू थी, और मैग्नीशियम क्लोराइड की जो थी हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू थी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेल्टा H0 ऑफ सॉल्यूशन जो है इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। मतलब ये एंडो भी हो सकता है और ये एक्सो भी हो सकता है। ये हमारी एक बात थी बच्चों। अब
बच्चों अगर आपको याद हो कि मेरे पास जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। बच्चों सोडियम क्लोराइड मेरा आयोनिक कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है मोल्टेन फॉर्म में, मोल्टेन को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों लिक्विड फॉर्म से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करना। अगर मेरा सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है मोल्टिंग फॉर्म में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट करना पड़ेगा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा है इसका 801 डिग्री। 801 डिग्री तक मुझे इसको हीट करना पड़ेगा। अब अगर तुम लोगों को बच्चों याद हो कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता था, तो उसका लैटिस कुछ ऐसा हुआ करता था बच्चों। ये इसका हम लोग 3D लैटिस बना लेते हैं। हम्म, थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं इसको। बच्चों ये हमारे पास लैटिस हुआ करता था आयोनिक कंपाउंड्स का। ठीक है भाई। अब जैसा भी बना है बच्चों, बस इसको सपोज कर लो कि हमारा लैटिस है। अब अगर तुम लोगों को किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, इफ यू हैव टू कन्वर्ट द आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम सॉलिड टू मोल्टेन स्टेट, तो हम लोग को क्या करना पड़ता था बच्चों, हम लोगों को जितने भी बीच में आयोनिक बॉन्ड्स हुआ करते थे, वो क्या करने पड़ते थे बच्चों, तोड़ने पड़ते थे, ऐसे ही है। लेकिन वो हम लोग कैसे तोड़ते थे, बाय प्रोवाइडिंग दी हीट एनर्जी। और 801 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को देना पड़ता था, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट है। ठीक है भाई। तो जब भी ये जाके बॉन्ड टूटते थे और हमारा जो सोडियम क्लोराइड है या कोई भी आयनिक कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाया करता था, मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाया करता था। ये हमारा था। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोल्टेन स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो ये आयंस में भी कन्वर्ट हुआ करता था बच्चों, ऐसे ना, ये आयंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो जैसे कि तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसको मैंने वाटर में ऐड करवाया, ये सॉलिड है, तो तुम्हारे पास ये यहाँ पर भी तो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा ही है भाई, यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो, तुम यहाँ पर सेम चीज कर रहे थे। सोडियम क्लोराइड जो कि तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड था, उसको तुम लोग हीट के थ्रू मेल्ट करके आयोनिक फॉर्म में लेकर जा रहे थे। लेकिन देखो ना, तुम्हारे पास जो वाटर है, वो भी तो सेम काम कर रहा है, कि वो सोडियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसके आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन वो किस में रहते हुए कर रहा है, वो रूम टेम्परेचर पे रहते हुए ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है भाई, इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड जो होता है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड जो होता है, वो कुछ ऐसे होता है। उसका जो लैटिस होता है ना बच्चों, वो कुछ ऐसा होता है। लैटिस का मतलब क्या है बच्चों, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और जितने भी दुनिया में सॉलिड्स है ना, याद रखना उनके पास लैटिस स्ट्रक्चर होता है। और बच्चों इसमें मैं अब कुछ ऐसी चीजें यूज करने वाला हूं, तो जिस बच्चे ने एएस नहीं पढ़ा ना, ये थी आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो वो जब आप एएस में पढ़ोगे ना सारी चीजें, तो वो उस वक्त तक आसान हो जाएंगी। अब देखो बच्चों कि हमारे पास, तुम लोगों को पता है आयोनिक बॉन्ड्स होते थे ये, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयन इज नोन एज
आयोनिक बॉन्ड और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हुआ करती थी बच्चों। तो अब देखो कि हमारे पास इसमें होता क्या है कि अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉलिड को मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट करना है, सपोज करो सोडियम क्लोराइड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसके बीच के मुझे बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे जो कि आयोनिक बॉन्ड है। तो ये वाटर काम कैसे कर रहा है इस चीज में, ये समझो आप। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों को एएस याद हो तो हम लोगों ने एएस में एक चीज पढ़ी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोगों को याद होगा कि बच्चों हमारे वाटर के बीच में, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हो रही होती है, वहां पर क्या हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। और हमारा जो वाटर है, HOH, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, H2O होता है ना। तो देखो यहाँ पर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है पता है, ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से कौन खींचता है, किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है। तो यहाँ पर ना पता है परमानेंट डायपोल्स बन जाते हैं। कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होगा, गीती आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये बस थोड़ा सा फिलहाल समझते रहो। जब एएस में तुम आओगे ना, नेक्स्ट एएस में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया, इसको हम क्या कहते थे भाई, परमानेंट डायपोल कहते थे हम, परमानेंट डायपोल। अब देखो परमानेंट डायपोल में तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है भाई, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो तुम्हारा जो पॉजिटिव चार्ज के साथ है वो क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से अलग करने की कोशिश करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, ये रहा। नीचे भी वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग ने जो आयोनिक कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है ना मेरा, इसको मैंने किस में डिजोल्व, ठीक है भाई, इसको मैंने किस में डिजोल्व करवाया बच्चों, एक्सिस ऑफ वाटर में। तो ये देखो कि हमारे पास ये हमारा जो ऑक्सीजन है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, बाकी हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, ये भी हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज हमारा जो बॉन्ड बनाएगा वो किससे बनाएगा, नेगेटिव से बनाएगा। और यहाँ पर ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और तो इन दोनों के बीच का क्या बॉन्ड टूट नहीं जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। मैंने कहा भाई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। तो क्या सर ये जो परमानेंट डायपोल्स हैं, क्या ये आयोनिक बॉन्ड को इजीली तोड़ देंगे? मैंने कहा नहीं। देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या शो करवाया है, यहाँ पर मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शो करवाया है एक वाटर मॉलिक्यूल पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि देयर आर मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर मेकिंग बॉन्ड विद पॉजिटिव ions, and that are many water molecules that are making bond with negative ion। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे, जब तुम्हारे पास डायपोल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास बच्चों, ये डायपोल है। डाय का मतलब क्या होता है, टू, और पोल्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, ये डायपोल होती है, ठीक है। तो बहुत सारे जब डायपोल्स आ जाएंगे तो क्या उनकी पावर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगी? बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या वो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो याद रखो कि तुम्हारे पास, तुम जब भी डिसॉल्व करवा रहे होगे ना आयोनिक कंपाउंड, डिसॉल्विंग ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो तुम्हारे पास हो क्या क्या रहा होगा। सबसे पहले तो तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी। बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग
कैसे हो रही होगी अभी मैंने समझाया ऊपर, कि तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज है, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जो तुम्हारा नेगेटिव हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो तुम्हारा नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। और इसके थ्रू मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो बॉन्ड बना रहे होंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस वजह से तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पर तुम्हारे लिए हमारे पास जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनके बीच में हमारे पास क्या बन रहा होता है भाई, आयोनिक बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हमारे पास इसके साथ साथ एक और बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा बच्चों। वो पता है कौन सा बॉन्ड होगा? वाटर होता है ना हमारा, जैसे कि वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, इसके बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसको हम पता है क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बात करूं कि सर हमारे पास कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इज इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इज इट आयोनिक बॉन्डिंग, तो याद रखो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें टूट रही होती हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होता है और एक आयोनिक बॉन्ड टूट रहा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो जब भी तुम आयोनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करवा रहे होगे पानी के अंदर, तो तुम्हारे पास दो बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, एक आयोनिक बॉन्डिंग टूट रही होगी और दूसरी क्या है कि वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो तुम्हारे पास बॉन्डिंग होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, वो भी तुम्हारी टूट रही होगी। ठीक है भाई। ये बात क्लियर है? अब मैं आगे चलता हूँ। अब देखो तुम्हारे पास होता क्या है, कि सपोज करो तुम्हारे पास कैटायन है और इसके चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए भाई, ऐसे। इसके चारों तरफ देखो भाई, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। देखो ना तुम्हारे पास क्या हुआ, कि तुम्हारे एक कैटायन को कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया भाई, सराउंड कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके अंदर तुम्हारे पास बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो रही होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है। फिलहाल तुम एक चीज देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है, तो ये एक चीज होती है इसके अंदर। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, कि तुम्हारे पास जो एनायन होता है बच्चों, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर हमारे पास जो एनायन था वो कौन सा था? क्लोरीन था। तो क्लोरीन के तुम्हारे पास एनायन, क्लोरीन के आयन को अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लें भाई, सराउंड कर लें, तो ये तुम्हारे पास क्या हो रही होती है भाई, सोल्यूशन बन रहा होता है ये। ठीक है मतलब, तो याद रखो कि तुम्हारे पॉजिटिव आयन को भी अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, और तुम्हारे एनायन को अगर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये ऑक्सीजन आ गया, इधर भी मैं बना देता हूँ इसको। तो इसके बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। यहाँ पर भी बना देता हूँ भाई। तो देखो
यहाँ पर तुम्हारे एनायन को किसने सराउंड कर लिया भाई? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऑब्वियसली एनायंस के अंदर, सॉरी, एनायन के अंदर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वाटर का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है वो कौन सा? हाइड्रोजन। स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज कौन सा पार्ट है? हाइड्रोजन है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है भाई। तो ये सारा सीन इसमें हो रहा है। तो देखो इसमें हमारे पास क्या बन गया भाई? सोडियम पॉजिटिव एक्वस बन गया है यहाँ पर ना। क्योंकि देखो कि जो सोडियम का पार्टिकल था हमारा, इसको मैं सोडियम में लिख देता हूँ। सोडियम का जो पार्टिकल था हमारा, या जो एनायन था, सॉरी एनायन बोल रहा हूँ, कैटायन था बच्चों, पॉजिटिवली आयन था, उसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम एक्वस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन था ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरीन को बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स ने सराउंड कर लिया, तो ये क्लोरीन नेगेटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग ने एक चीज तो पढ़ी थी कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है इसके अंदर। और वो बॉन्ड ब्रेकिंग किस किस चीज की हो रही है? आयोनिक बॉन्ड टूट रहा है। सबसे पहले तो देखो क्लोरीन और सोडियम, और क्या क्लोरीन अलग अलग हो गए? बिल्कुल अलग अलग हो गए। सोडियम और क्लोरीन तुम्हारे अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो आयनिक बॉन्ड था वो तो टूट गया। और इसके साथ साथ हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, ऐसे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो भी टूट के पता क्या हो गई है? वो टूट के उन्होंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने पता क्या करा? वाटर मॉलिक्यूल्स ने बॉन्ड बना लिया है किसके साथ? सोडियम पॉजिटिव के साथ और क्लोरीन नेगेटिव के साथ। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाया है ना सोडियम पॉजिटिव के साथ और क्लोरीन नेगेटिव के साथ, उस बॉन्ड का एक एक्चुअल नेम है भाई। उस बॉन्ड का एक नाम है, उसको मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम क्या है? कि देखो तुम्हारे पास यहाँ पर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? एक तो आयन है। आयन तुम्हारे पास इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। और दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या है? डायपोल। डायपोल किस पे है? वाटर पे ना। तो यहाँ जो बन रहा है ना, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो आयन डायपोल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। देखो ना तुम्हारे पास, देखो सोडियम पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आयन हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा डायपोल हो गया, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? आयन डायपोल बॉन्ड बन गया। क्लोरीन में आते हैं तो क्लोरीन तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आयन है, नेगेटिव आयन है। और देखो इसमें डायपोल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसके बच्चों थोड़ी सी ये क्लोरीन वाली क्लियर नहीं बनी, तो इसको थोड़ा सा क्लियर बना देना। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि यहां तक बात क्लियर होती है? इसमें कोई ऐसी चीज है जो अनक्लियर है? तो मैं उसको फिर वापस रिपीट करूं। अदान, ईमान, एन की थी। ईमान ये क्लियर है, अजान ये क्लियर है भाई? क्लियर है सर। ईमान व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू गीति? जल्दी जल्दी बताओ। चलो गुड। गीति इज क्लियर? फिर मैं आगे चलूं। ठीक है भाई। ये तो एक बात हो गई। अब तो मेन पॉइंट्स लिखने हैं। ये देखो, नोट क्या है कि भाई, सर, हमें अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू से पता लगाना है कि कौन सा आयोनिक कंपाउंड कितना सॉल्युबल है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? याद रखो बच्चों, हमारे पास मैंने क्या बताया था कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू, और नेगेटिव भी हो सकती है। याद रखो, जितनी वैल्यू नेगेटिव होगी
इसका मतलब तुम्हारा उतना ही कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल होगा। तो याद रखो, अ कंपाउंड likely to be soluble in water only if delta H not of solution is negative। हमारे पास कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू से कैसे पता चलेगी? जब हमारी डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि यार हमारा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है भाई। अब सर ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर इज अ strong bond formation, there is a strong bond formation of iron dipole bond। देखो होता क्या है बच्चों, कि तुम्हारे पास अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगी किसके बीच में, तुम्हारे आयन के और तुम्हारे डायपोल के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब जब भी वो सॉल्युबल होगा ना, तो डायपोल तुम्हारा क्या है, वाटर। वाटर अगर तुम्हारा आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है, आयन कैन बी पॉजिटिव और आयन कैन बी नेगेटिव, तो जब वाटर उसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्युबल होगा। और याद रखना बच्चों, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म होगा उतनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक होती है, मींस उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव में आएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एंडोथर्मिक होती है। ठीक है भाई, याद रखो कि अगर कोई मेरे पास चीज है, उसकी वैल्यू है -11 किलो जूल पर मोल, सपोज कर लो, एग्जाम्पल है, और एक चीज है जिसकी वैल्यू है -30 किलो जूल पर मोल। तो अगर मैं बच्चों से पूछूं कि भाई बच्चों मुझे बताओ कौन सी चीज ज्यादा वाटर सॉल्युबल है या कौन सा कंपाउंड ज्यादा वाटर सॉल्युबल है, तो तुम लोगों को देखना है जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, मतलब जिसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, तो वो तुम्हारे पास क्या होगी, ज्यादा वाटर सॉल्युबल कहलाएगी। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि मोर एक्सोथर्मिक is the enthalpy change of solution, more is the solubility of ionic compound। एक बात तो हम लोग ने ये देखी थी कि भाई अगर हमारे पास ये देखना है कि हमारा आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं, तो हम लोगों को उसकी वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए। डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी नेगेटिव होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव बोल दिया। डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन अगर नेगेटिव होगी तो तुम्हारे पास वो चीज वाटर सॉल्युबल होगी। और अगर हम लोगों को किसी दो चीजों में कंपेयर करने की कौन सी चीज ज्यादा सॉल्युबल है, तो उन लोगों को हमें वैल्यू देखनी पड़ेगी। जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी या मतलब ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, मोर एक्सोथर्मिक या मोर नेगेटिव, तो वो ज्यादा चीज हमारी सॉल्युबल होगी। ठीक है भाई, ये तो हमारी हो गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चों जो आप लोगों को हर हाल में याद रखना। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग जब रिकॉर्डिंग्स देखेंगे ना एंड केमिकल एनर्जेटिक्स की, तो उसके अंदर एक चीज हम लोग ने पढ़ी थी, बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल थोड़ी सा मुश्किल टॉपिक था। उसके बाद जो पूरे केमिकल एनर्जेटिक्स में मुश्किल टॉपिक है ना, वो ये वाला है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। और अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। तो ये दो बड़े मुश्किल टॉपिक हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसकी अगर जिस बच्चे को डेफिनेशन थ्योरी वगैरह याद होंगी ना, तो वो इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो अब है हमारे पास एंथैल्पी
चेंज ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा भाई, अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली डेफिनेशन वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी वो क्या थी? इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर, मतलब इन एक्सेस वाटर टू फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये हम लोगों ने देखी थी कि इसकी डेफिनेशन थी। अब मैं चलता हूँ हाइड्रेशन पे। अब मुझे लिखनी है भाई हाइड्रेशन की डेफिनेशन। तो हाइड्रेशन की डेफिनेशन देख लो। इट इज दी enthalpy change when 1 mole of gaseous ions dissolves in water to form aqueous ions। ठीक है भाई, इसके अंदर तुम्हारे पास क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ गैसियस आयन जो है ना, वो किस में डिसॉल्व हो रहा है? वाटर के अंदर, टू फॉर्म एक्वस आयंस। इसकी इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ तो मजीद क्लियर हो जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम की। तो देखो कैल्शियम है तुम्हारे पास 2+ गैसियस स्टेट में, और इसको मैंने किस में डिसॉल्व करवा दिया भाई? इसको मैंने डिसॉल्व करवा दिया है बच्चों वाटर के अंदर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम 2+ एक्वस। ठीक है भाई, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम 2+ एक्वस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखो कि तुम्हारे पास जो कैल्शियम है वो किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, और वो आयोनिक स्टेट में भी है। तो इधर एक चीज देखो कि हमारे पास जो भी चीज बच्चों गैसियस स्टेट में होती है ना, इसका मतलब उसके बीच के जो बॉन्ड्स है ना वो पहले से ही ब्रेक हुए हैं। जैसे कि अगर कोई सॉलिड होता है तुम्हारे पास, तो वो इस फॉर्म में होता है, ऐसा ही है। तो अगर तुम्हें सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना होता है ना, तो तुम पता है क्या करते हो? बॉन्ड्स को ब्रेक करते हो। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो कैल्शियम है वो पहले से ही गैसियस स्टेट में है, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई बॉन्ड्स नहीं है। अब इसके बॉन्ड्स पहले से ही क्या हुए हुए? टूटे हुए हैं। ठीक है भाई, इसके बीच में कोई भी बॉन्ड्स नहीं है। तो देखो, जब बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी इसके अंदर? तो याद रखो, नो बॉन्ड ब्रेकिंग। क्योंकि यहाँ तो ये आइसोलेटेड गैसियस आयन है ना, कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है। अगर चलो सपोज करो कंपाउंड होता है ये, तो इसके बीच के मुझे क्या तोड़ने पड़ते? बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते। लेकिन यहाँ पर तो ये आइसोलेटेड गैसियस आयन की फॉर्म में है, मतलब अकेला है। तो इसके अंदर कोई बॉन्ड है ही नहीं। तो नो बॉन्ड ब्रेकिंग, इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो ही नहीं रही है। मतलब कि यहाँ पर एंडोथर्मिक नहीं हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड जब हो ही नहीं रही है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रही है? बॉन्ड फॉर्मिंग। और बॉन्ड फॉर्मिंग किसकी हो रही है भाई? कैल्शियम 2+ आयन की, किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है भाई, ये इसके अंदर बॉन्डिंग हो रही है। ये वाली इसके अंदर क्या हो रही है बच्चों? बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चों हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास बन रहा है बच्चों आयन डायपोल बॉन्ड। क्या बन रहा है भाई? आयन डायपोल बॉन्ड। टूटा कोई सा भी बॉन्ड नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आयन डायपोल बॉन्ड बन रहा है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चीज हो रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन।
ठीक है भाई। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है ना बच्चों, हमारी जो एनर्जी है ना, वो क्या होती है भाई, रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो हमारे पास जो डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कैल्शियम गैसियस आयन का होगा ना, याद नहीं रखनी होंगी ये। ठीक है भाई, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें बता देता है एग्जाम। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आयन डाइपोल बॉन्ड। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो इसके अंदर एक नोट लिख लो बच्चों। वो नोट क्या है हमारा, कि डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन, या इसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कहा करते थे, कैन बी बोथ एंडो एंड एक्सो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मिंग भी हो रही है। अगर तुम्हारी बॉन्ड ब्रेकिंग की वैल्यू ज्यादा हो गई बॉन्ड फॉर्मिंग से, तो वो तुम्हारे पास क्या कहलाता था, एंडो कहलाता था। अगर सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आ गई जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी ज्यादा है बॉन्ड फॉर्मिंग से, वो तुम्हारे पास एंडो कहलाएगा। और अगर कोई ऐसी चीज आ गई कि जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मिंग की वैल्यू ज्यादा है बॉन्ड ब्रेकिंग से, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सो कहलाएगा। तो ये तो तुम्हारा खैर ओ लेवल का बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई। अच्छा, अब मजीद में आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर हमें ये फैक्टर्स देखने हैं कि यार कब हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है ना, वो ज्यादा एक्सोथर्मिक कब होगा। ठीक है भाई, ज्यादा एक्सोथर्मिक या मोर एक्सोथर्मिक या मोर नेगेटिव कब होगा, तो वो हमें एक चीज देखनी है भाई। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर एक्सोथर्मिक और मोर नेगेटिव व्हेन, और इसके दो फैक्टर्स बच्चों मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। साइज ऑफ आयंस, ठीक है भाई, फर्स्ट फैक्टर हमारा साइज ऑफ आयन हो गया, सेकंड फैक्टर हमारा हो गया चार्ज ऑन आयंस या चार्ज ऑफ आयंस। अच्छा भाई, अब यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया था कि अगर, अच्छा हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में ना एक चीज डिस्कस करी थी जिसका नाम होता है चार्ज डेंसिटी। बच्चों चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑफ चार्ज ओवर द आयन। तो देखो, ये चीज होती है चार्ज डेंसिटी। देखो सपोज करो ये तुम्हारा कोई पॉजिटिव आयन है, मतलब सपोज करो सोडियम आयन है ये। सोडियम आयन पे बच्चों तुमने तो सुना है कि
इस पे +1 का चार्ज होता है, ग्रुप 1 का है, ये बिल्कुल सही सुना है। तो देखो ये +1 का जो चार्ज है ना, ये ओवरऑल तुम्हारे आयन पे होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे पॉजिटिव बना दिए तो सोडियम पे बहुत सारा पॉजिटिव वो आ गया, नहीं। ये है +1 चार्ज ही, लेकिन ये स्प्रेड थ्रू आउट द आयन हुआ है। देखो ये ऐसे स्प्रेड थ्रू आउट द आयन हुआ है। तो देखो चार्ज डेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है, या इसका चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ओवर वॉल्यूम। ठीक है भाई, कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो ना इसको तुम। तो देखो ये सोडियम था मेरा, और दूसरा मैं बना देता हूँ पोटेशियम। पोटेशियम का तुम एक चीज देखना कि जो पोटेशियम है तुम्हारा डाउन द ग्रुप सोडियम से नीचे है। तो डाउन द ग्रुप तुम्हें पता है एटॉमिक साइज बढ़ता है, और पोटेशियम पे भी +1 चार्ज है। तो देखो पोटेशियम का जो +1 का चार्ज है वो ज्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड हुआ हुआ है। हालांकि जो तुम्हारा सोडियम पॉजिटिव का जो चार्ज है वो कम वॉल्यूम पे स्प्रेड हुआ हुआ है, कम जगह पे स्प्रेड हुआ हुआ है। तो तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, तुम्हारे पास वो ज्यादा होगी सोडियम पे। याद रखना कि तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ आयन पे। साइज ऑफ आयन अगर छोटा होगा तो तुम्हारी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, साइज ऑफ आयन तुम्हारा बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो देखो पोटेशियम की जो चार्ज डेंसिटी है ना वो कम है। पोटेशियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो कम है। क्यों? पोटेशियम का जो साइज है ना वो बड़ा है। जब साइज बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली तुम्हारा वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए सोडियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सोडियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, क्यों? एज कंपेयर टू पोटेशियम। बच्चों पोटेशियम और सोडियम को कंपेयर कर रहा हूँ मैं। क्योंकि सोडियम का जो साइज है ना वो कम है। साइज कम होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर तुम लोग उसमें देखो फॉर्मूले के अंदर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, इनवर्सली है ना। कि अगर मैं चार्ज डेंसिटी बढ़ाता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम कम होगा, और अगर मैं वॉल्यूम कम करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मुझे अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा करना है, मोर एक्सोथर्मिक करना है इसको, तो याद रखना मेरा साइज ऑफ आयन क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। अ, जैसे कि उसकी एक और हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि अगर तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना, पता है ज्यादा होगी, तो इससे पता है तुम्हें क्या होगा। तुम्हारे पास जो आयन डायपोल बॉन्ड है ना, आयन डायपोल बॉन्ड वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। और आयन डायपोल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनने का मतलब क्या है, कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि भाई मोर एक्सोथर्मिक। ये एक बात हो गई। तो याद रखो कि तुम्हारे पास साइज ऑफ आयन एक्सोथर्मिक हाइड्रेशन करने के लिए स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल साइज ऑफ आयन होगा तो तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो तुम्हारे पास ΔH0 ऑफ हाइड्रेशन जो है तुम्हारी वो क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव या मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब इसके साथ साथ तुम्हारे पास, अच्छा चार्ज डेंसिटी की मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि स्प्रेड ऑफ चार्ज ओवर द आयन। ठीक है भाई। अब जैसे कि बच्चों सपोज करो तुम्हारे पास सोडियम गैशियस आयन है, इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया किसमें,
वाटर में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। और तुम्हारे पास मैग्नीशियम गैशियस आयन है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व करा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम 2+ एक्वस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर तुम एक बात देखो कि यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड अगर तुम जाते हो, तो तुम्हारे पास क्या होता है भाई? तुम्हारे पास साइज कम होता रहता है। जो तुम्हारे पास आयोनिक साइज है वो कम होता रहता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जब तुम्हारे पास आयोनिक साइज कम हो रहा है तो मैग्नीशियम का स्मॉलर होगा, ठीक है? मैग्नीशियम का जो आयोनिक साइज है ना वो स्मॉलर होगा। साइज ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा बच्चों, ये जो है ना एटॉमिक साइज सर क्यों कम हो रहा है हमारे पास अक्रॉस द पीरियड, तो ये तुम्हारी है एएस की, एएस की डिस्कशन है, वो एएस का टॉपिक होता है। तो देखो तुम्हारे पास साइज ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज स्मॉलर देन सोडियम पॉजिटिव, सो चार्ज डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम इज हायर। देखो भाई, चार्ज डेंसिटी तुम्हारी किसकी ज्यादा होगी? मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है भाई? स्मॉल साइज है, ठीक है? और इसके साथ साथ तुम एक और चीज देख सकते हो कि तुम्हारे पास सोडियम पे चार्ज क्या है? +1। और मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है? +2। तो क्या ये ज्यादा चार्ज नहीं हो गया? ऑब्वियसली हो गया। +1 का चार्ज एक कम चार्ज है, +2 का चार्ज ज्यादा चार्ज है। तो मैग्नीशियम का जो आयन होगा वो +2 चार्ज होगा। तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बनाएगा वाटर के मॉलिक्यूल से। जो कि आयन डायपोल बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है। तो आयन हायर द चार्ज ऑन आयन। अच्छा बच्चों, ये आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। पॉजिटिव पे भी ज्यादा अगर चार्ज होगा तो भी हमारे पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, या नेगेटिव पे भी अगर ज्यादा चार्ज होगा तो वो भी हमारा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। और जब तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो तुम्हारे पास मोर एक्सोथर्मिक, ठीक है भाई? मोर एक्सोथर्मिक तुम्हारे पास वैल्यू आएगी। मोर एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? कि मोर नेगेटिव। मोर एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? मोर नेगेटिव। चलो, ये एक बात हो गई। ठीक है भाई, तो अब हम लोग इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं आज की क्लास का। वो कंक्लूजन क्या है कि टू मेक डेल्टा एच हाइड्रेशन मोर एक्सोथर्मिक और मोर नेगेटिव, वी मस्ट डिक्रीज दी साइज ऑफ आयन। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, और जितना ज्यादा चार्ज एंड इंक्रीज दी चार्ज ऑन आयंस। और जितना ज्यादा चार्ज उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक हमारी डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन रहेगी। ठीक है भाई, तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर होती है, इसके आगे कोई इशू? तो हमारी क्लास आज यहीं तक है। और ये आप लोग कॉपी कर रहे हैं साथ साथ, या इसके मुझे वो नोट्स भेजने पड़ेंगे बच्चों? मुझे ये बात भी कंफर्म कर दें।
सर कॉपी की है बट आप फिर भी नोट्स भेजते हैं। अच्छा बच्चों, मैं फिर आप लोगों को एक जगह पे ना सारे नोट्स करके, क्या नाम है, इनकी मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ। ठीक है, एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ भेजूंगा।